डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड जो है लिक्विड में किस हद तक डिज़ोल्व हो सकते हैं उसे हम डिफ़ाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी से। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है सॉलिड की लिक्विड के अंदर। तो देखिए हम यहाँ पर लिक्विड ले लेते हैं एक, तो वो लिक्विड जो है हमें लेंगे 100 ग्राम जो सॉल्वेंट होगा, और कोई सॉलिड लेते हैं हम, यहाँ पर कोई सॉलिड पीसीज हैं, सपोज शुगर है या सोडियम क्लोराइड है, तो इसको 100 ग्राम में वो किस हद तक डिज़ोल्व हो सकता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने तक। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे उसका कि मैक्सिमम वो कितना डिज़ोल्व होगा एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व हो सकता है मैक्सिमम, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए उसका, तो उसे उसकी बोलते क्या हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which can be dissolved in 100 gram of a solvent to form a saturated solution at a given temperature। तो आप समझ गए होंगे कि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो आगे देखते हैं हम कि सॉल्युबिलिटी जो सॉलिड की है लिक्विड के अंदर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो आगे हम स्टडी करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस किस बात पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वो मोस्टली नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सिमिलर नेचर के ही हों तभी उनकी सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी का जनरल रूल है वो क्या है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसा है वैसे को ही डिज़ोल्व करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सॉल्यूट है ये पोलर हो सकता है और सॉल्वेंट भी पोलर नेचर का हो सकता है, तो इनकी इंटरेक्शन देखेंगे किस टाइप की है। इसी तरह से ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ये नॉन पोलर हो और ये भी नॉन पोलर हो, तो इनका नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होंगे और पोलर जो है वो पोलर में ही सॉल्युबल होंगे। पहले उसको समझ लेते हैं कि नॉन पोलर सॉल्यूट कैसा होता है, जैसे कि आयोडीन है और भी काफ़ी सारे सॉल्यूट नॉन पोलर होते हैं। और सॉल्वेंट नॉन पोलर कैसा होगा, बेंजीन है, जैसे कि ईथर है, CCl4 हैं, इस तरह के सॉल्वेंट जो हैं जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो वो होंगे नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर में क्यों सॉल्युबल हैं, ड्यू टू वो क्या हो जाएगा, एक तो होगा सिमिलर नेचर की वजह से आप लिख सकते हैं, और एक सिमिलर इंटरेक्शन की वजह से भी। जो सॉल्यूट और सॉल्यूट की आपस में इंटरेक्शन है और जो सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है अगर, तो फिर वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। मींस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर सिमिलर टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सिमिलर नेचर या सिमिलर इंटरेक्शन की वजह से नॉन पोलर जो हैं नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी। पोलर जैसे HCl पोलर होता है या जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव हों, जैसे कि आयनिक कंपाउंड, तो हम से ले लेते हैं एग्जांपल NaCl का। NaCl जो है वाटर में सोल्यूबल है, जैसे कि आपको पता है वाटर भी पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जब अट्रैक्ट होता है तो ये अट्रैक्शन की वजह से ही नहीं, इंट्रैक्शन की वजह से ये सॉल्ट सोल्यूबल होता है। लेकिन इसके रीज़न को थोड़ा और बेटर समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई NaCl इज सोल्यूबल इन वाटर, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? तो देखिए Na और Cl के आयंस को अलग अलग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उनको सेपरेट अप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। और जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इनकी सराउंडिंग में आते हैं, इनको हाइड्रेट करते हैं, देखिए इस तरीके से ये सोडियम आयन है तो इसके साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, तो ये इसको हाइड्रेट करेंगे, सराउंड करेंगे, तो उसमें एक एनर्जी रिलीज़ होती है जिसे हम बोलते क्या हैं, हाइड्रेशन एनर्जी।
तो अगर इसमें आप Cl का एग्जांपल लेते तो Cl के चारों तरफ जो वाटर होगा वो हाइड्रोजन वाली साइड से होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और हाइड्रोजन वाली जो है चीज़ है, हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव पार्ट है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव की इंटरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो लेकिन इनको अलग अलग करने के लिए भी काफ़ी एनर्जी चाहिए, जिसे आप बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो जो एनर्जी हमें मिलनी है ये एनर्जी रिक्वायर्ड है और ये एनर्जी रिलीज्ड है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज़ ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है दैट इज़ मोर देन लैटिस एनर्जी, तभी वो साल्ट जो है वो सोल्यूबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सोल्यूबिलिटी का रीज़न क्या होता है, बिकॉज इफ़ हाइड्रेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तभी वो साल्ट जो है वो सोल्यूबल हो पाता है। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फैक्टर मैंने बताया है कि सोल्यूबिलिटी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की है वो उनकी सिमिलर नेचर, वो एक जैसे ही हों तभी वो उसमें डिसॉल्व हो पाते हैं। तो आगे देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो सॉलिड की जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आपको समझना ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। वैसे ये सॉलिड की नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका जो डिसोल्यूशन है वो किस तरह का प्रोसेस है। तो उसमें मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस लाइक जैसे ये NaCl है, KCl है, KNO3 है, NaNO3 है। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं इनका जो डिसोल्यूशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि उनका जो डिसोल्यूशन के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी जो है उस सॉलिड के अंदर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो और ज़्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ सॉलिड की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ ही होती है। अगर आप सोल्युबिलिटी को टेम्परेचर के साथ प्लॉट करेंगे तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होगी सोल्युबिलिटी। लेकिन कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जैसे लिथियम कार्बोनेट हो गया और इस तरह से सोडियम कार्बोनेट वगैरह हैं, तो जिनका जो डिसोल्यूशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब होती है कि जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं तो उसमें हीट इवॉल्व होती है। तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी जो होती है इस तरह के कंपाउंड्स में डिक्रीज़ होती है। तो अगर आप सोल्युबिलिटी को टेम्परेचर के साथ प्लॉट करेंगे तो वो इस टाइप से आ जाएगा कि वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वो सॉल्यूट पर डिपेंड करता है कि उसका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हीट क्योंकि इवॉल्व होती है तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी होती है डिक्रीज़। तो एक और केस ले लेते हैं हम, जैसे ये वाला केस है सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ये हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है। इसको अगर आप 32.4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करते हैं तो ये इस टाइप के सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंपाउंड जो है इसकी अलग नेचर है और इसकी अलग नेचर है। तो इसका जो सोल्युबिलिटी है इस कंपाउंड की यहाँ तक जो है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब वो इस केस में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट में तो वो सोल्युबिलिटी जो होती है डिक्रीज़ होती है। तो ये ऐसा होता है 32.4 डिग्री पर। तो हम टेम्परेचर इधर प्लॉट कर रहे हैं और सोल्युबिलिटी इस साइड प्लॉट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से अगर किसी सॉलिड की सोल्युबिलिटी पहले इंक्रीज़ होती है और बाद में डिक्रीज़ होती है तो वो ये वजह है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर इस केस में 32.4 डिग्री है। तो ये भी आपको समझना है। अगर इस तरह का कोई और एग्जांपल लें, कैल्शियम क्लोराइड 6 वाटर, तो किसी टेम्परेचर पर वो कैल्शियम क्लोराइड 4 वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आगे किसी टेम्परेचर पर वो 2 वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से उसकी कर्व जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। उसमें 2 बार ये ट्रांजिशन टेम्परेचर आ जाता है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि जब हम सॉल्युबिलिटीज़ को टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो कर्व आती हैं इन्हें हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। तो ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह के सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है और उसका रीज़न, और किसकी डिक्रीज़ होती है, और ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। इसमें आपको समझना है कि व्हाट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड सॉल्यूशन, देखिए सॉलिड में आपस में मिक्स तो नहीं होता है, उसको मेल्ट करके ही करना पड़ता है। तो उसमें किस तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं वो देखते हैं। तो एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो पहले इसको समझते हैं कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं सपोज, और ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। अगर आप मेल्ट करके मिक्स करेंगे तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जिनको हम थोड़ा डार्क कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मिक्स होके ऐसे कुछ हो जाएगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट, बीच में सब कुछ क्या होगा, मिक्स होंगे। जैसे ये सॉल्वेंट आ गया, ये सॉल्यूट आ गया, इस तरीके से, और ये सब मिक्सिंग हो जाएगी, कहीं सॉल्यूट कहीं सॉल्वेंट। तो ये पार्टिकल एक दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ये तभी होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज हो, ताकि वो एक दूसरे की जगह पे आ जाए। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह जो अलॉयज़ होते हैं मेटल्स के, तो वो ही इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं। तो वो इसी टाइप से बनते हैं मिक्स होकर। तो ये ब्रास जैसे कॉपर जिंक है, ये कॉपर टिन का मिक्सचर होता है। तो इस तरह के जो सोल्यूशन बनेंगे उनको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो आगे समझते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कैसे होते हैं। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल का साइज सिमिलर नहीं होता है। जैसे ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज है, उनका इस तरह से एक पैकिंग लगी हुई है, और सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ इनकी बीच वाली खाली जगह में आता है। तो ये बीच वाली जो खाली जगह है इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइट, या इसको बोलते हैं वॉइड। बीच वाली खाली जगह पे यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल आ जाते हैं। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इसका जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो है टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन जो कार्बाइड है वो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है WC। तो W जो होता है वो टंगस्टन का जो सिंबल है वो W होता है। तो इस तरह से कार्बन जो है बीच में सॉल्यूट की फॉर्म में ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ जैसे ये W टंगस्टन के एटम्स हैं और उनके बीच में छोटा सा जो कार्बन है वो उसकी वर्ड में आ गया है। ये जो कार्बन है ये 6 के बीच में आया है, 6W के बीच में। तो यहाँ आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एक यहाँ इसके ऊपर है और एक नीचे है पिछली तरफ। तो इस तरह से जब 6 के बीच में जो वर्ड बनती है उसको पिछले चैप्टर में बोलते थे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इस तरीके से आ जाता है। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। अगर आप कोई लिक्विड लेते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं और वो जो प्रेशर लगाएंगे उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए हम इस तरह से एक मरकरी वाला एक यू शेप ट्यूब लगाया करते थे, +1 में आपने पढ़ा होगा, और उसको बोलते थे मैनोमीटर। उससे हम नोटिस करते थे वेपर प्रेशर। तो ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो भी वेपर्स बने हैं और वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, मतलब कि लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो होता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है, अगर आप ये लिक्विड रखेंगे उसके वेपर्स बनते जाएंगे और यहाँ पे आप ये मरकरी के लेवल से
आप नोटिस करते जा रहे हैं कि कितना वेपर प्रेशर बना है, इनका जो डिफरेंस होता है, तो वो कुछ देर बाद जो है मरकरी का लेवल ऊपर उठना बंद हो जाता है, बिकॉज ये वेपर्स जो हैं इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है सिस्टम। तो वो आपको समझना है कि क्या है। स्टार्टिंग में जैसे ये सपोज वाटर मॉलिक्यूल हैं लिक्विड फॉर्म में और उसके वेपर बनते जा रहे हैं, वेपर बनते जा रहे हैं, तो बहुत सारे वेपर्स बनने के बाद अगर आप सोचते हैं कि और भी वेपर बनेंगे, लेकिन जितने बनेंगे उतने ही वापस क्या हो जाते हैं, कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो वो उसको बोलते हैं हम कि एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई है, वहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो वो इक्विलिब्रियम आने तक जितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। तो इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम आने तक प्रेशर जितना एक्सर्ट करते हैं। तो अभी आपको आगे समझना है कि ये किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो ये टू चीज फैक्टर्स हैं, एक तो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं तो उस पर डिपेंड करता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आप समझ सकते हैं कि अगर वीक हैं तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जल्दी एस्केप होकर के ऐसी स्टेट में चले जाएंगे और वेपर प्रेशर जो है वो हाई होगा। तो इस तरह से वेपर प्रेशर जो है नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। और जो दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो नेचुरली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो गैसीय स्टेट में वेपर फेज में जाते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये तो मैंने एक लिक्विड का बताया, जैसे कि प्योर सॉल्वेंट का। तो अगर आप इस लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे शुगर, NaCl वगैरह, जो इवेपोरेट नहीं होते हैं, हम अल्कोहल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अल्कोहल भी इवेपोरेट होता है। तो जो इवेपोरेट होते हैं सॉल्यूट, उनको तो हम बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ वो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपको समझना ये है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम किसी लिक्विड में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, तो वेपर प्रेशर जो हो जाता है वो हो जाता है डिक्रीज़, क्योंकि ये सॉल्यूट है कैसा, नॉन वोलेटाइल, ये खुद इवेपोरेट नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं किसी लिक्विड में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले आपको इसका रीज़न समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है लिक्विड का के सरफेस के ऊपर के मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट होते हैं। तो यहाँ पर सपोज बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं सॉल्वेंट के, अभी आपने इसमें सॉल्यूट नहीं डाला है, तो जब आप इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो कुछ पार्टिकल यहाँ पर सरफेस के ऊपर सॉल्यूट के भी आएंगे। सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल तो वेपोरेट नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेपोरेट हो सकते हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इस तरह से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जिसे हम बोलेंगे लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट लिक्विड। तो कितना सॉलिड डालने से कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, अगर हम नॉन वोलेटाइल डालते हैं या हम वोलेटाइल डालते हैं तो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ये हम अपने अगले टॉपिक में समझेंगे जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। तो आगे हम करते हैं राउल्ट्स लॉ, और इसको हम दो केसेस करेंगे। तो पहला केस होगा व्हेन सॉल्यूट इज़ वोलेटाइल, और नेक्स्ट केस होगा जब सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तो पहले हम पहले वाला केस समझते हैं कि वोलेटाइल के केस में क्या होगा। तो इसमें हम समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक ये सॉल्वेंट है, एक फर्स्ट कंपोनेंट, तो इसको हम फर्स्ट कंपोनेंट ले लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है P1 नॉट, आप इसको 100 सपोज कर लेते हैं ऐसे समझाने के लिए आपको। और एक दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं जो सॉल्यूट है, और उसका जो खुद का वेपर प्रेशर है P2 नॉट मान लेते हैं उसको हम सपोज कर लेते हैं 120। तो हम देखते हैं कि इन दोनों से हम बनाते हैं एक सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है, सपोज हम आधा ये मिक्स करते हैं और आधा ये मिक्स करते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो कितना होगा, तो वो हम देखते हैं। तो
तो आप ज़रा आइडिया से बताइए कि जो इस सॉल्यूशन में ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट भी है, तो एक तो जो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी है। मान लीजिए 80% ये है और 20% ये है, तो मेनली इसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो ये इसका वेपर प्रेशर कितना है इस बात पे भी डिपेंड करता है, और इसकी अमाउंट कितनी ली है इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है उसमें उसके अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उसके प्योर स्टेट में कितना है इस बात पे डिपेंड करेगा, और उसकी क्वांटिटी जो डाली है आपने वो हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो वो मोल फ्रैक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर जो है किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर किसके इक्वल होगा कि उसका कितने मोल फ्रैक्शन आपने उसमें डाले हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो ये है राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन। इसको हम एग्जांपल को जब पूरा समझाएंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो ये मैंने इस कंपोनेंट का लिखा। तो अब दूसरे कंपोनेंट का लिखते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा, तो वो उसके जितनी क्वांटिटी ली है हमने, मोल फ्रैक्शन उसके कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है आपको समझना है कि ये किस टाइप से है, तो ये हम समझेंगे उसी एग्जांपल से। तो ये जो एग्जांपल है मैंने मान लिया था कि इसका 100 है और इसका 120 है, तो अगर इन दोनों को 50-50 मिक्स करें तो आप आइडिया से बता सकते हैं कि इनका जो वेपर प्रेशर है वो अगर एवरेज बेसिस पर आप कैलकुलेट करें तो वो आपका आ जाएगा 110। अगर आधा ये और आधा ये मिक्स करते हैं तो ये मान लीजिए 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, और 50-50% लेते हैं तो इसका वेपर प्रेशर आप एवरेज बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इस 110 में इसका आधा कितना है 50 और उसका आधा कितना है 60, तो ऐसे मिला के ये आया होगा। तो अब देखते हैं कि ये इस इक्वेशन से आता है या नहीं। तो आप इसको समझिए, x1 जो P1 नोट है, अगर दोनों का आधा आधा लेते हैं तो इसके मोल फ्रैक्शन भी हम 0.5 लेंगे और उसके मोल फ्रैक्शन भी कितने लेंगे 0.5। इसका वेपर प्रेशर कितना है 100 और दूसरे की क्वांटिटी कितनी है 0.5 और उसका वेपर प्रेशर है 120। तो देखिए ये 50 और वो कितना आ गया 60 और ये 110 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो वेपर प्रेशर पहले कंपोनेंट का है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी ली है, मतलब उसके कितने मोल फ्रैक्शन है, और मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो इस तरह से ये केस है राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट केस। इसको अभी आपको ग्राफ से भी समझना है, वो आगे देखते हैं। तो अभी आपको समझना है कि ये जो राउल्ट्स लॉ की जो इक्वेशन बनी है इसको हम ग्राफ से कैसे शो करते हैं, उसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो मैथमेटिक्स में आप ग्राफ प्लॉट करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें जो वाई एक्सिस है वो दोनों साइड हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम लेंगे इस टाइप से इसका जो वेपर प्रेशर है, और इधर हम प्लॉट करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप पहले कंपोनेंट का देखें, यहाँ पर x1 हम 1 ले लेते हैं, फिर वो 0.9, 0.7 इस तरह से 0.8, 0.7, यहाँ मिड में 0.5 होगा। तो इस तरह से करते करते 0.1 और ये यहाँ पर x1 जो है वो क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। मतलब यहाँ पर x1 100% है और वहाँ पर 0% है। इस तरह से आप x2 ले लेते हैं, x2 यहाँ पर क्या है 0 ले लेते हैं, और वो 0.1, 0.2 करते करते यहाँ पर x2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको ये तो पता ही है कि x1 और x2 का सम हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर अगर आप मिड में लेंगे तो ये दोनों ही 0.5 होंगे। अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे, ये देखिए ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये 0.4, 0.3, तो सपोज़ यहाँ पर इस पॉइंट पर ये 0.3 है, तो ये कितना होगा 0.7 होगा, तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग में है। तो हर पॉइंट पर दोनों का जो सम है वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो ये जो मैंने 100 और 120 वाला एग्जांपल दिया था अभी, तो वो जस्ट आपको एक समझाने के लिए है कि ये इक्वेशन किस तरह से वर्क कर रही है। तो इसमें अगर ये यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो मैंने 100 मान लिया था वो सपोज इतना है,
और सेकंड कंपोनेंट का सपोज थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर ये सेकंड कंपोनेंट, यहाँ पर आप देखिए सिर्फ सेकंड कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर जितना भी है वो हम ग्राफ पर यहाँ पर शो करेंगे, और यहाँ पर खाली फर्स्ट कंपोनेंट है तो उसको यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर जो है फर्स्ट कंपोनेंट का उस सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट की क्वांटिटी डिक्रीज़ होती जा रही है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज़, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो सेकंड कंपोनेंट है उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जा रही है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज़। और जब दोनों का सोल्यूशन लेंगे तो दोनों का सोल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, इस स्ट्रेट लाइन से। तो ये सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है x1 P1 नोट x2 P2 नोट। तो मैंने जो 50-50 वाला बताया था, मतलब कि उसका मीनिंग है कि 0.5 मोल फ्रैक्शन दोनों के हों तो इस स्टेज पर जो है वेपर प्रेशर जो है कितना आएगा, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा और उससे थोड़ा कम। तो जैसे आपने उस एग्जांपल में 110 समझा था जो 100 और 120 के बीच में लाई करता था, उस तरीके से। तो ये किसी भी पॉइंट पर ये दोनों का मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वाकई इस लाइंस के अकॉर्डिंग जितना वेपर प्रेशर आ रहा है किसी मिक्सचर का, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रियलिटी में उतना ही आ जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का टॉपिक आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी आपको इसका राउल्ट्स लॉ का समझना है। केस 2 जब सॉल्यूट जो हो जाएगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तो उसको देखते हैं आगे। तो आगे हम देखते हैं सेकंड केस राउल्ट्स लॉ का, व्हेन सॉल्यूट इज़ नॉन वोलेटाइल। तो जब सॉल्यूट जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है तो इट मीन्स कि उसका खुद का जो वेपर प्रेशर है वो तो कितना हो जाता है, 0। तो आपको याद है कि इस इक्वेशन में मैंने 1 तो सॉल्वेंट लिया है और 2 लिया है सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका अपना वेपर प्रेशर हो जाएगा 0। तो वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वो x1 P1 नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, x1। अब हमने एक ही कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूट का है नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 जो है वो नीचे से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आपको ये भी याद है कि x1 प्लस x2 तो होता है 1, तो x1 क्या होगा, 1 माइनस x2। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 माइनस x2। तो देखिए क्या बनता है, 1 माइनस x2 और ये है P नॉट। तो इसको इधर डिवाइड कर देते हैं तो PS अपॉन P नॉट ये हो जाएगा 1 माइनस x2। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे x2। तो x2 जो है वो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं और ये 1 माइनस PS अपॉन P नॉट। PS वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट का है। तो यहाँ पर x2 जो आप फाइंड आउट करेंगे तो ये P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है जो मैंने अभी निकाला है इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, x2। तो ये फार्मूला जो है आपको लर्न करना है। इसमें देखिए ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से थोड़ा कम होता है। तो प्योर सॉल्वेंट का सपोज 100 है और सॉल्यूशन का थोड़ा कम है, सपोज 95 है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस का मतलब है कि कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है। इसको बोलते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको ओरिजिनल से जब डिवाइड कर देते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमें इस फार्मूले से पता चलता है। तो दिस इज ऑल सेकंड केस जो है राउल्ट्स लॉ का, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमें इस फार्मूले से आगे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो राउल्ट्स लॉ के आप दोनों केसेस आप अच्छे से समझ लेना है। एक केस था वोलेटाइल का और दूसरा नॉन वोलेटाइल का, और ये फार्मूला जो है ज़रूर लर्न करना है।